जब पर्चे में जान लेकर निकले हम खाक नशी मक्तल मक्तल, उस वक्त से लेकर आज तलक जल्लाद पे हैबत तारी है। कुछ चहले सितम कुछ चहले हशम मैं खाने गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ गए, देखा कि ये पत्थर भारी है। किस ज़ौम में है अपना दुश्मन, शायद ये उसे मालूम नहीं। ये खाके वतन है जान अपनी, और जान तो सबको प्यारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इब्रार अबुल हसन हूँ और आप सबको यूसीपी टीवी की खुसूसी यौम दिफा ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का ये दिन, यौम दिफा का ये खुसूसी दिन, जब ज़मीन को लहू से सैराब किया जाए तो वो सरों की फसल उगाती है। ऐसे सर जो फराजेदार पर हक की कुर्बानी देते हों, ऐसे सर कि जिनका उबलता हुआ खून सब्ज हिलाली परचम की बका करता हो। 1965 की काली रातें हों या 1971 की खूनरेज शामें, कुर्बानियों का तसलसल वहां से शुरू होता है कि जिसका आगाज नेजों के सिरों पर उछलते सर थे और बेतेग और बेदरेग लड़ते सिपाही। आज की यह खुसूसी ट्रांसमिशन 1965 के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के कलीदी किरदार को खिराज तहसीन पेश करने के लिए यह मुनक्किद की गई है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि 1965 में वो कौन से ऐसे अहम अवामिल थे जहां पर तीनों मुसल्लह अफवाज ने अपना अपना कलीदी किरदार अदा किया। इसके साथ ही हम बात करेंगे मौजूदा दौर में पाकिस्तान को जिन जिन चैलेंजेस का सामना है और उनसे किस तरह से निपटा जा सकता है। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा। आज हमें ज्वाइन किया है मेरे पहले मेहमान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से है। आप इस वक्त पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज में बतौर डायरेक्टिंग स्टाफ अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आप कमांडर पाकिस्तान के बहरी बेड़े में बतौर ORO यानी ऑपरेशन रूम ऑफिसर अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। आप एक काबिल प्रिंसिपल वॉरफेयर ऑफिसर हैं। आप नेवल हेलीकॉप्टर पायलट और इंस्ट्रक्टर पायलट भी रह चुके हैं। मेरी मुराद जनाब कमांडर मोहम्मद फहद मलिक। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरे आज के दूसरे मेहमान जिनका ताल्लुक पाक फिजाइया से है। आपने 1978 में पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन हासिल किया। आपने बतौर DG इंटेलिजेंस, DG ज्वाइंट ऑपरेशन GHQ, डिप्टी DG पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दी। 2012 में आप रिटायर्ड हुए और आपकी खिदमात के अतराफ के सिला में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से भी नवाजा। मेरी मुराद जनाब एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब सर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यूसीपी टीवी के लिए टाइम निकाला। मेरे तीसरे मेहमान जिन्होंने 27 साल आर्मी में अपनी खिदमात सर अंजाम दी और जनरल मुशर्रफ दौर में तहकीक और तजर्बे के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस में अपनी खिदमात सर अंजाम दी, जंगी ऑपरेशंस में अपनी खिदमात सर अंजाम दी। तजर्बे का उनका खास शोबा जोहरी सियासत और क्लाइमेट चेंज यानी आबो हवा है। आप PhD स्कॉलर भी हैं और दिफाई तज्जियाकार भी। मेरी मुराद जनाब कर्नल रिटायर्ड आबिद साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यूसीपी टीवी के लिए वक्त निकाला। सर, सवालात का सिलसिला मैं पाकिस्तान नेवी से करूंगा, क्योंकि जब भी पाकिस्तान की बका की बात आती है, फ्रंट से लीड करने की बात आती है, पाक फौज को भी डिस्कस किया जाता है, एयरफोर्स को भी डिस्कस किया जाता है। मैं चाहूंगा कि 1965 में पाकिस्तान नेवी ने किस तरह से अपना कलीदी किरदार अदा किया और किस तरह से जिसकी बदौलत आज हम एक आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं, इस सारे सिलसिले में पाकिस्तान नेवी का क्या किरदार रहा जनाब फहद मलिक साहब। जी, थैंक यू वेरी मच। 1965 के अंदर पाकिस्तान नेवी ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसको आजकल के दौर में अगर किसी आप एक्सपर्ट से उसके बारे में ओपिनियन लें तो वो शायद कहें कि ये कैसे पॉसिबल था कि आपके 7 बहरी जहाज़ दुश्मन के पानियों में इतने करीब उनकी कोस्ट तक गए, और जबकि उनका पूरा फ्लीट आपको पता था कि बॉम्बे के अंदर मौजूद है। ये वही जोश, जज्बा और हिम्मत थी हमारे सीनियर्स की कि जिन्होंने ये वाला ऑपरेशन सर अंजाम दिया। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सोमनाथ है। इसमें हमारे 7 बहरी जहाज़ दुश्मन का एक रेडार स्टेशन जो उनके शहर दवारका में था, वहाँ पर गए और उन्होंने 7 सितंबर की रात को वहाँ पे बम्बार्डमेंट की, जिसमें तकरीबन 50 गोले फायर किए गए इन शिप से और उस रेडार स्टेशन को बिल्कुल तबाह कर दिया। उस रेडार स्टेशन की एक्चुअली अहमियत ये थी कि वो उनके नेवी के शिप्स और उनकी एयरफोर्स के जो जहाज़ जो कि कराची और उसके अतराफ़ में इन एरियाज़ पे आके अटैक किया करते थे,
वो रेडार उनको गाइडेंस देता था और उनको काफ़ी हेल्प करता था। इसलिए उस रेडार को तबाह करना जो था वो बहुत ज़रूरी था, और ये काबिलियत उस वक्त पाकिस्तान नेवी के पास ही थी कि वो अपने शोर से इतना दूर जाकर दुश्मन के पानियों के अंदर ये काम सर अंजाम दे, और उन्होंने बखूबी ये काम किया। इनके साथ साथ मैं ये भी अब बताता चलूँ कि हमारी एक सबमरीन PNS गाजी भी उस वक्त इन 7 शिप्स के साथ ऑपरेट कर रही थी, और जहाँ पे ये द्वारका के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे थे तो इनका एक मकसद ये भी था कि इंडियन नेवी के जो बड़े यूनिट्स और बड़े शिप्स, जिसमें सबसे ज़्यादा उनका एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जो कि मुंबई हार्बर के अंदर था, उसको बाहर निकाला जाए, और जब वो बाहर निकले तो गाजी उनको टारगेट कर सके। लेकिन आप देखें कि इस ऑपरेशन के बाद दुश्मन इतना डर गया और सहम गया कि उनका 16 और 17 दिन की जंग के अंदर एक जहाज़ भी बॉम्बे हार्बर से बाहर नहीं निकला। तो ये था हमारा, ये यानी कलीदी किरदार रहा। और पाकिस्तान नेवी चूंकि इसमें शुरू से ही पाकिस्तान आर्मी की तीनों मुसल्लह अफवाज की जहां कंट्रीब्यूशन रही, वहां पाकिस्तान नेवी ने भी अपना कलीदी किरदार अदा किया। इसी के लिए हमने एक पैकेज तैयार किया है, तो एक नज़र उस पैकेज पर भी डालते हैं। उन्नीस 1965 में अददी बर्तरी के बावजूद भारत पाक अफवाज के जज्बा ईमानी और वतन के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म के आगे ढेर हो गया। 6 सितंबर 1965 सुबह 6:45 बजे पाक बहरिया के जहाजों को समंदर में जाने का हुक्म मिला, जिसके बाद पाक बहरिया के 7 जंगी जहाज खुले समंदर में अपनी पोजीशन संभाल कर दुश्मन का इंतजार करने लगे। 1965 की जंग में सबमरीन गाजी का कलीदी किरदार था। मुंबई के साहिल के करीब समंदर में गाजी की मौजूदगी के बायस भारतीय फिजाइया के तैयारा बरदार जहाज और ब्रिगेड खुले समंदर में आने की जुर्रत ना कर सके। पाक नेवी की जंगों में अहम कारनामों समेत आज भी मुमलिकत खुदादाद की हिफाजत का जज्बा दीदनी है। बढ़ते हैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ। मेरे दूसरे मेहमान, जिस तरह से मैंने पहले से बताया कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से है, जहां पर सर बर्री फौज और बहरी फौज का तस्करा होता है, वहां अगर पाक फिजाइया का जिक्र ना हो तो ये बात शायद नामुकम्मल सी रहेगी। 1965 हो, 1971 हो या हालिया वाक़या जो अभी रिसेंट हुआ, जिसमें हमने भारतीय तैयारा भी गिराया, वो तो 1965 की जितनी भी जंग थी, जो आपने जिसके आप बतौर शाहिद आपने देखा, उसको ऑब्जर्व भी किया, वहां पर पाक फिजाइया ने किस तरह से, क्योंकि रात की तारीकी में दुश्मन हमला करता है और बुज़दिलों की तरह हमला करता है, तो क्या पाक फिजाइया इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार थी, या उस वक्त क्या जोश व जज्बा था पाक फिजाइया का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने आज यौम दिफा की मुनासबत से यहाँ पे इन्वाइट किया। देखिए, जो जंग है वो पूरी कौम लड़ती है, बिल्कुल ऐसे, और उसमें जो तीनों फोर्सेस हैं वो उसका एक मुसल्लह हिस्सा, जिसको आप कह लें आर्म्ड, उसका वो एक हिस्सा होते हैं, और इन तीनों की सिनर्जी या इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन वो बहुत ज़रूरी होती है। इनका अपना रोल है, जैसे बताया, और ये बहुत ग्रेट ऑपरेशन था। जैसे आप आर्मी की बात करेंगे, उन्होंने जितना हमारा ज़मीन के ऊपर हमारे बॉर्डर्स हैं उसको सिक्योर करना होता है। हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। एयरफोर्स चूंकि तीनों फोर्सेस में से नई है, 1903 में पहला जहाज उड़ा, फिर उसके बाद बने, इसमें जो एक डिस्टिंक्ट इसकी एक जो खूबी है वो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। क्योंकि हवा में उड़ते हैं तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी यहां से यहां शिफ्ट होता है। आप देखें ना, एक कोर को अगर आपने गुजरांवाला से कहीं और शिफ्ट करना है तो उसमें कई दिन लग जाते हैं। बिल्कुल। अगर आपने जहाज़ों को एक सेक्टर से दूसरे में भेजना है तो शायद 4-5 मिनट लग जाएंगे। तो गेटिंग बैक टू 1965, 6 सितंबर को जब हमला हुआ तो उससे पहले कश्मीर सेक्टर में वॉर जारी थी।
वहां पे चूंकि डिस्प्यूटेड एरिया है, जैसे आजकल भी आप सुनते हैं कि एलओसी के ऊपर फायरिंग हुई, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब आप इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत करते तो वो जंग होती है। ठीक। तो आपको मैं बताता चलूं कि एक्चुअली 1 सितंबर को पाक फिजाइया ने इंडियन एयरफोर्स के ऊपर अपना अकाउंट खोल दिया था। वाह। छमजोड़िया सेक्टर में उनके 4 वेम्पायर जहाज आए, चूंकि हमारे भी ट्रुप्स वहां पे थे, उनके भी थे, तो वहां पे ये 4 वेम्पायर आए। सरगोदा से 2 जहाज हमारे सेबर एयरबोर्न हुए, लेजेंडरी सरफराज रफीकी लीड कर रहे थे और उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज भट्टी थे। 2 वेम्पायर जहाज भट्टी साहब ने गिरा दिए, 2 वेम्पायर उनके लीडर रफीकी साहब ने गिरा दिए। उसका नतीजा ये हुआ कि इंडियन एयरफोर्स ने जब देखा कि 4 गए, कोई वापस नहीं आया, उन्होंने ऑल 33 जो वेम्पायर विंटेज के जहाज थे उनको ग्राउंड कर दिया। तो यानी कि 2 पायलट से उनको इतनी बड़ी हिट पहुंचाई कि उनके 500-600 जहाजों में से 35 जहाज 33 जहाज जमीन पे खड़े हो गए। अब मैं कहता हूं 6 सितंबर की तरफ सरप्राइज अटैक था, कश्मीर सेक्टर में वॉर चल रही थी और हम भी कुछ इस जोन में थे कि शायद इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने लाहौर सेक्टर के ऊपर उनका जो 15 डिव था उसने हमला कर दिया। हमारी वहां पे रेगुलर फोर्सेस को एक सरप्राइज मिली, वो थी नहीं वहां पे, जो बेसिक्स होती हैं, रेंजर्स या दूसरे लोग थे। 6 जहाज 19 स्क्वाड्रन के, चूंकि छमजोड़ियां कश्मीर सेक्टर में वॉर चल रही थी, बिल्कुल वहां से उनको डाइवर्ट किया गया। बड़े लेजेंडरी, आपने सज्जाद हैदर साहब का नाम सुना होगा, आजकल वो पॉलिटिकल बयान भी कभी कभी दे देते हैं, उनकी अपनी एक पसंद है। वो 6 जहाजों के साथ फ्लाई कर रहे थे और जब ये अटैक हुआ तो आप, मुझे तो याद है, मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ता था, तो बीबीसी ने खबर दी कि लाहौर पे कब्जा हो गया। अच्छा। और वो एक तरह से कुछ हद तक इस तरह सही थी कि वो बरकी थाने पे कब्जा कर चुके थे इंडियन फोर्सेस, और उस थाने के सामने उनके फौजियों की तस्वीर जब छप गई तो बीबीसी ने कहा जी लाहौर पे कब्जा हो गया। अब ये 6 जहाजों को इमरजेंसी में कहा जाता है उनको कि आप फौरन अटारी सेक्टर में जाएं। तो सजाद अदर कहते हैं अटारी किधर होगा, वागा। तो वो 6 जहाजों को लेके आते हैं और सजाद साहब कहते हैं कि जब मैं अपने 6 जहाजों के साथ मैं इस सेक्टर में आया तो मुझे बहुत सारे टैंक नजर आए और उनकी डायरेक्शन इस तरह से मैं समझा कि ये हमारे पाकिस्तान आर्मी के टैंक आ गए, तो इनका इट्स ओके, पाकिस्तान आर्मी आ गई है। तो हमारा एक होता है कि वो जब कभी इनको हम आर्मी वालों को प्रैक्टिस भी कराते हैं तो इनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि सर जाते हुए एक जरा लो पास हाई किस्म का दें तो सोल्जर्स का मोराल अब होता है। तो सज्जाद साहब कहते हैं कि मैंने लो पास के लिए कि हमारे टैंक से जब मैंने जहाज इन्वर्ट करके गुजरा तो देखा कि उसके ऊपर तो इंडियन आर्मी के निशान थे। फिर इन 6 जहाजों ने उनके आर्मर का, उनकी जीप्स का वो हशर किया कि उनका जो अटैक जहां तक आ चुके थे वहां से न सिर्फ रुक गया बल्कि उनको वापस जाना चढ़ा। तो इस तरह पाक फिजाइया ने पाक आर्मी को वहां तक पहुंचने की और पोजीशंस को टेक ओवर करने की जो थी, एक उनको एक इस तरह से मौका पहुंचाया और लाहौर को बचाया। वरना उनके जीओसी ने कहा था कि ब्रेकफास्ट इन लाहौर एंड विक्ट्री पेग इन जिमखाना। ठीक ठीक ठीक। तो ये इब्तदाई रोल था पाकिस्तान एयरफोर्स का। ये एक ताबनाक तारीख है जिस पर फख्र होना चाहिए और इसी के लिए इसी पर एक पैकेज भी तैयार किया गया है। तो आइए एक नजर उस पैकेज पर भी डालते हैं। पाक फिजाइया के पास बेहतरीन तरबियत और जज्बा ईमानी वो हथियार है जिसकी मदद से 1965 की जंग में भारतीय फिजाइया पर पाक फिजाइया ने अपनी धाक बिठाई। 4 सितंबर को पाकिस्तान की सरहदों के करीब 104 भारतीय जहाजों की मौजूदगी के बावजूद कोई काबिल जिक्र कार्रवाई देखने में न आई। उस दिन पाक फिजाइया की जानिब से 34 एयर मिशन उड़ाए गए। 4 सितंबर को पाक फिजाइया ने पाक फौज की दरखास्त पर हिंदुस्तानी फौज की नकलो हरकत देखने के लिए 2 मिशन उड़ाए। हिंदुस्तानी फौज के 24 से 30 तैयारे जोड़ियां में पाकिस्तान आर्मी की फॉर्मेशन को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन
पाक फिजाइया के मुख्तलिफ औकात में उड़ने वाले 12 से 16 जहाजों ने इस मंसूबे को भी नाकाम बना दिया। 1965 हो या 27 फरवरी 2019 का सरप्राइज डे, हर मौके पर पाक फिजाइया ने अपनी महारतों का लोहा मनवाया है। बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ, जिनका ताल्लुक पाक फौज से है, यानी बर्री फौज से है, जिनको हम जानते हैं कि जब भी ज़मीनी हमला होते हैं या ज़मीनी हमले होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, तो ये फ़ौज हमें यानी आसानी से अवाम तक की रसाई जो इस फ़ौज तक पहुंच पाती है। तो मेरा सर सवाल आपसे ये है कि जंग होना या शुरू होना और जंग मुसल्लत हो जाना शायद दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कि जंग अगर मुसल्लत हो जाती है तो अचानक से मुसल्लत हो जाने वाली जंग के लिए उस वक्त 1965 में पाक फौज का क्या लाया अमल था? जी, जैसे अभी आप बात कर रहे थे जब एयर मार्शल साहब से, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि जो एयर फोर्स है वो वेपन्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हैं। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी 65 वॉर में बहुत डिसाइसिव थी। उसकी वजह ये थी कि एसिमेट्री थी, दोनों साइड पे कोई कंपैरिजन नहीं था, ना एयरफोर्स में, ना स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, जज्बों की बात नहीं कर रहा। तो जाहिर है उस एसिमेट्री को, उस फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू हमने, जैसे उन्होंने बताया कि वो जब वैम्पायर्स गिरा दिए तो उसके बाद वो अपने नेट्स और मिस्टियर एयरक्राफ्ट जो थे वो उसके बाद लेके आए और उन्होंने वैम्पायर्स को दोबारा एयरबॉर्न नहीं किया। और आपने जो सवाल किया मैं उससे लिंक करते हुए देखें, जब वॉर जंग मुसल्लत की जाती है तो ये जंग मुसल्लत करने से पहले एक नैरेटिविटी क्रिएट की जाती है। यहाँ पे बात करते हुए मैं ये बता दूं कि हमारी 65 की वॉर को लेके दो नैरेटिव, सिंस आपने ये बात की तो वॉर अकाउंट से पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि दो हमारी एक मिथ्स हैं और एक मिसनॉमर्स हैं, क्योंकि ये मैस कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है तो ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़, इट्स बेसिकली योर ब्रेड एंड बटर। आप इसी को पढ़ते हैं और इसी को स्टूडेंट्स जो हैं उनको समझने की भी ज़रूरत है। पहला तो ये मिथ था कि ये जंग हमने शुरू की, जैसे अभी एवीएम साहब ने भी बताया कि ये जंग हमने शुरू नहीं की थी। मार्च के अंदर जो है इंडियन आर्मी ने अपनी 1 कोर और एक 11 कोर रेस करना शुरू कर दी थी, ठीक है, जिसको जो बहुत डिस्क्रीटली रेस कर रहे थे और उसके अंदर एक आर्मर्ड डिवीजन भी इंडक्ट कर रहे थे, जिसका मकसद ये था कि इवेंचुअली वंस फॉर ऑल जो है वो 62 में वो चाइना से जंग हार चुके हुए थे और पाकिस्तान जो था वो अपने उस वक़्त एक बहुत प्रोग्रेसिव कर्व के ऊपर जो था वर्टिकली मूव कर रहा था। सो दे थॉट कि ये अब इससे बियॉन्ड जो है हम पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी जो फिलॉसफी है टू टंग एंड वो सारा कुछ आपको पता है। सो उन्होंने वो कोर्स रेस करना शुरू कर दी। पाकिस्तान को उसका पूरा अदराक था और उसके बाद जो है वो कश्मीर में फिर एक स्ट्रगल और एक इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल जो है वो शुरू हुई और वो दैट वाज द टाइम कि जब वो वॉर वहाँ तक थी, वॉर नहीं थी बल्कि वो स्किमिशेस थे जो कश्मीर में हो रहे थे और छोटी बैटल्स थी। लेकिन इंडिया की क्योंकि इंटेंशन इससे बियॉन्ड थी और इसीलिए जैसे अभी एवीएम साहब ने बताया कि 1 सितंबर को उन्होंने जो था वो एयर स्ट्राइक भी कर दी और उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर को, क्योंकि उनका एम ही था कि गुजरांवाला के पीछे आके जो आपकी ब्रेड बास्केट है विच इज़ एक्चुअली सेंट्रल पंजाब का इलाका, उस वक्त आपकी कैनाल्स तो नहीं थी, डैम्स तो नहीं थे, तो आपकी सारी एग्रीकल्चर जो थी वो आपकी गुजरांवाला एंड सराउंडिंग का जो एरिया है इस पर डिपेंड करती थी। ये आपकी फूड बास्केट थी, इसको कट करना था और लाहौर में उन्होंने हैंड टू हैंड फाइट नहीं करनी थी, लाहौर को उन्होंने इन्वेस्ट करना था दोनों साइड से। ठीक, तो दिस वाज द एम। इसके लिए फिर वो कश्मीर में भी स्ट्रगल शुरू हुई और ये एक तो ये मिथ है। दूसरा ये मिथ है जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि हमने कोई वॉर नहीं हारी। कहा यह जाता है कि जी हमने इंडिया से आजकल जो ट्विटर पे और क्योंकि सोशल मीडिया है और उसके ऊपर जो एक कैंपेन चलाई जाती है कि हमने, आप देखिए 47 के अंदर एक्चुअली हमने इंडिया से एरिया लिया, हमारे इरेगुलर्स ने, अगर आप देखें तो इवन गिलगित के अंदर जो थे हमारे रिटायर्ड सूबेदार साहिबान, उन्होंने मिलके पुराने वेपन से और जो मस्कट से उनसे जाके एक ब्रिगेडियर को सरेंडर कराया जो कि इंडियन आर्मी का ब्रिगेडियर था। उसके बाद आप आगे आ जाइए तो आप 65 की वॉर में देखें, कहा जाता है कि इंडियंस, और क्योंकि गूगल के ऊपर, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर
जो कंट्रोल है, जो इनपुट का कंट्रोल है, जो नैरेटिविटी का कंट्रोल है, वो इंडियंस के पास है, बिकॉज दे आर मोर सेवी इनटू दीज थिंग्स। तो उनका ज़ाहिर है उनकी इनपुट भी उनकी तरफ से ज़्यादा है। तो कहा यह जाता है कि जी वो वॉर जो थी वो हमारी एयरफोर्स ने जो कुछ उनके साथ 65 में किया, जो हमारी नेवी ने किया, वो इटसेल्फ एक क्लासिकल ऑपरेशंस हैं, जो कि एसिमेट्री के अंदर जब वॉरफेयर को पढ़ाया जाता है तो आई थिंक उससे बेहतर कोई मिसाल नहीं है। एयरफोर्स हमारी 11 स्क्वाड्रन थे और उनके जो थे वो 28 स्क्वाड्रन्स थे सर, प्रॉब्ली 29 स्क्वाड्रन्स थे। इसी तरह हमारी नेवी भी, दैट वाज कोई कंपैरिजन नहीं था, उसके बावजूद वो उन्होंने सेकंड आप देखें 65 की वॉर में इंडियंस ने हमारा 150 समथिंग किलोमीटर एरिया लिया, हमने उनका 1500 किलोमीटर एरिया लिया, जिसमें छम का एरिया में भी शामिल था, जिसमें इफ्तिखाराबाद भी था, जिसमें साउथ के अंदर जो राजस्थान का एरिया है, जो गडरों का इलाका है सिंध के साथ, वो वाला इलाका भी शामिल था, और ये सारे इलाके उमरकोट एंड सराउंडिंग के सारे थे। 71 की वॉर जो थी वो इट वाज नॉट अ वॉर एट ऑल, वो तो एक किस्म का वो प्रॉक्सी एक अनरेस्ट था जो इंडिया ने पैदा किया था, और एक वो बहुत उसकी एक और बहुत डिटेल है जिस पे मैं नहीं जाना चाहता। अगेन आप कारगिल में देखिए तो कारगिल हैज आल्सो प्रूव दिस, यू नो, जो भी है। फिर उसके बाद जो लेटेस्ट हमारे ऑपरेशंस, जिसमें अभी रिसेंटली जो एयरफोर्स ने, जिसमें इंडियन 2 एयरक्राफ्ट गिराए और वो सब, तो एक्चुअली ये दो जो मिथ्स हैं इनको आई थिंक समझना और स्टूडेंट्स को समझना और इसको इन कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत ज़रूरी है। सर मेरे जवाब आपका मेरे पास आ गया। अब मैं इसी से सवाल रिलेट करना चाहूँगा, और शायद ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम भी है। दौरे हाजिर में एक बड़ी बात की जाती है कि जंगें शायद मैदानों से निकलकर या हथियारों से निकलकर अब कीबोर्ड्स पर आ चुकी हैं, जिसकी तरफ आपने इशारतन बात भी कर दी, जिनके लिए टर्म भी यूज़ की जाती है ख़ास कीबोर्ड वॉरियर्स की। आज के इस दौर में, यानी इस नाजुक दौर में कि जहाँ हर एक की रसाई सोशल मीडिया तक है और वो शायद हर खबर को या हर ट्वीट को मुसद्दिका समझ लेते हैं, आज के इस दौर में एक स्टूडेंट का क्या किरदार होना चाहिए कि वो किस तरह से अपने आप को अवेयर रखे? और इन सारे फैक्ट, ये तो 2 फैक्ट्स आपने बता दिए कि 2 इस तरह की मिथ्स बनाई जाती हैं जो आपने क्लियर कर दी। तो आज के इस दौर में जहां प्रॉक्सी वॉर, 5th जनरेशन वॉर की बड़ी हवा चली हुई है, तो इस दौर में स्टूडेंट अपने आप को मजबूत कैसे कर सकते हैं? देखिए, स्टूडेंट से पहले मुझसे पूछा आप? जी सर। स्टूडेंट से पहले तो ये काम असातिज़ा का है कि वो स्टूडेंट्स को ये सिखाएं कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फ़र्क है। जो सोशल मीडिया पे सारा कुछ आ रहा है, इट्स बेसिकली इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन को प्ले किया जाता है। अब प्रोपेगेंडा कैसे किया जाता है कि एक छोटे सा जो ट्रुथ है, विच इज़ अ वेरी माइनर ट्रुथ, उसके इर्द गिर्द एक फेक स्टोरी बिल्ड की जाती है, जिसको हम फेक नैरेटिव कहते हैं। फिर उस नैरेटिव को रिपीट किया जाता है, फिर उस रिपीटेशन के बाद जो है उसका सोर्स हाइड कर दिया जाता है, और फिर उसको जो है वो जब वो सोर्स हाइड हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर जो लेनन टर्म यूज़ करता था, यूजफुल इडियट्स, वो यूजफुल इडियट्स उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। जब वो यूजफुल इडियट उसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। सो अब ये इसका मतलब क्या है कि अगर आपने इस साइकिल को ब्रेक करना है, सोशल मीडिया के इस साइकिल को ब्रेक करना है, तो आपने वो जो स्मॉल ट्रुथ है जिसके गिर्द पूरी स्टोरी बिल्ड की गई है, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ट्रुथ क्या, कि अगर मैं ये कहूँ कि आप इस स्टूडियो से उठे हैं और आपने जाके वो ग्लास उठा लिया, तो इट्स अ ट्रुथ, इट्स अ स्मॉल ट्रुथ। लेकिन वो ग्लास आपने क्यों उठाया, उठा के कहाँ रखा, किसको दिया, क्या मकसद था, खुदा न खास्ता क्या किसी के सर पे मार दिया या पानी पिया या क्या किया। अब ये जो अगली नैरेटिविटी है, इसको ये दिस इज द प्लेस जहां से फिर फेक न्यूज पैदा होती है। ग्लास इज अ ट्रुथ, लेकिन आगे जो कहानी है वो सारी फेक न्यूज है। सो अगर आपने उसको एड्रेस करना है तो आप देयर इज अ वेरी सिंपल वे कि आप उस ट्रुथ को कंटेस्ट कर दें एक और ट्रुथ के साथ जो ये डिफाइन कर दे कि ये ग्लास उठाया गया था और किस लिए उठाया गया था। सो दिस इज इन सिंपल टर्म्स। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो असातिज़ा हैं वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताएं कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, एंड एवरी इंफॉर्मेशन विच इज़ कमिंग, it has not to be believed, it has to be actually quantified and it has to be verified. पाकिस्तान आर्मी का कलीदी किरदार रहा, इस पर एक पैकेज भी तैयार किया गया है, तो आइए एक नज़र उस पैकेज पर भी हो।
सरहदों के अजीम मुहाफिज, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का नमूना पाकिस्तान की बर्री फौज, दुश्मनाने वतन पर धाक बिठाए शेर दिल जवान, जिन्होंने अपने लहू से वतन की बुनियादें मजबूत बनाई। शुजात, हैदरी के अलंबरदार ये जवान हर मुश्किल वक्त में मुमलकत खुदादाद की हिफाजत के लिए सीसा पिराई दीवार साबित हुए। 1965 में मक्कार दुश्मन के अचानक हमले हों या अंदरूनी दहशतगर्दों के नापाक अज़ाएं, पाक फौज ने हमेशा दुश्मनाने वतन को नाकों चने चबवाए। मुल्क में मुश्किल हालात हों या क़याम अमन की कोशिशें, हर जगह पाकिस्तान आर्मी के गयूर जवान सफ़े अव्वल में शरीक दिखाई देते हैं। जी सर, मैं दोबारा से पाकिस्तान एयरफोर्स पर आना चाहूँगा। पाकिस्तान एयरफोर्स की जिस तरह से आपने बता दिया कि 1965 में जिस तरह से कलीदी किरदार अदा किया, फिर जो हालिया वाक़या हुआ जिसमें पाकिस्तान ने भारतीय 2 तैयारे गिराए, पाकिस्तान फ़िज़ाइया का मोराल इस वक्त कितना बुलंद है, और फिर वहाँ पर ये उबाम फैलाया गया, वहाँ पर उनको तमगा दे के अपने भारतीय पायलट को, और हैरानगी इस बात की है कि जहाँ तमगे का मयार ये हो कि वो जहाज गिराएं, तो वहाँ पर उनकी क्या मतलब लेगेसी क्या होगी उनकी एयरफोर्स की, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। आपने विंग कमांड राइटिंग, शायद अभी वो ग्रुप कैप्टन है अभिनंदन को तमगा देने की बात की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ सोल्जर इन द कॉकपिट, आई फील पिटी फॉर हिम कि वो ही नोज कि उसने जहाज नहीं गिराया, ठीक है, क्योंकि F-16 अमरीकी जहाज है, और दुनिया में किसी भी मुल्क के पास अगर अमेरिकन कोई जहाज या कोई चीज़ है, उसके एक एक पेज को वो काउंट करके रखते हैं। दे एग्जैक्टली नो इस वक्त हमारे F-16 के स्टॉक्स में कितने उनके जो है ये पार्ट्स पड़े हुए हैं, कितने ये पार्ट्स पड़े हुए हैं। तो एक इतने बड़े जहाज का होना और उसका गायब हो जाना, तो वो मानने वाली बात है। मुझे ऑनेस्टली आई फेल्ट बैड फॉर हिम कि वो जिंदगी भर एक जिसको कहते हैं ना ज़मीर की कशमकश में रहेगा कि ये मैंने क्या ले लिया। तो बट आई थिंक फिर एट द सेम टाइम मैं कहता हूँ कि आपको जब ये वॉर सिचुएशन होती है तो कोई ना कोई फॉल्स लेजेंड्स भी क्रिएट करने पड़ते हैं। इट हैपेंस, मे बी इन सम वॉर वी आल्सो डिड सो, कि वो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था जितना हमने शायद किया, या वो करते हैं। दिस ऑलवेज देयर, इज पार्ट ऑफ दैट प्रोपेगेंडा। वो जो गोइबल्स ने इजाद किया था वो चलता रहता है, जिसके ऊपर अभी कर्नल साहब ने बात की। तो जहां तक मोराल की बात है, देखिए मोराल, अगेन आई विल से, मोराल पूरी कौम का होता है। ठीक, जब कौम का मोराल अप होता है तो फोर्सेस का मोराल अप होता है। आप ये हो ही नहीं सकता कि कौम जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो उसको कोई परवाह नहीं है कि मुल्क खुदा ना खास्ता उसमें कुछ होता है, बुरा होता है, अच्छा होता है, और फोर्सेस में वो रहेगा ये ऐसे। क्योंकि लोग, हम कहाँ से गए हैं यार, इसी कौम से गए हैं, वी आर फ्रॉम द सेम नेशन। लेकिन मैं आपको वैसे बता दूं कि फोर्सेस में, और मैंने GHQ में भी काम किया है, मेरे कलीग जो थे वो नेवी में भी, मैंने उनके साथ कोर्सेज किए हैं, अब इकट्ठे हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेज की हैं। जब पाकिस्तान पे कोई आंच आने का खदशा होता है तो पता नहीं कहां से जज्बा निकल के आ जाता है। वाह। अब 1998 में जब वो धमाके हमने करने थे तो मैं उस वक्त स्क्वाड्रन कमांड कर रहा था, और हम एक सेंसिटिव एरिया की, मेरे स्क्वाड्रन की थी ड्यूटी के, उनको हमने वहां पे हमने ऑर्बिट करना है, क्योंकि खदशा था कि कोई थ्रेट यहां से ना आ जाए, कोई वो एक्स्ट्रा रीजनल थ्रेट ना आ जाए, इंडिया से थ्रेट ना आ जाए। इंडिया धमाके कर चुका था, सारी दुनिया को पता था कुछ ना कुछ होने वाला है। तो मुझे याद है कि एक मेरा यंग फ्लाइट लिफ्ट, हम ये करते हैं कि जब हम कॉकपिट में बारी बारी बैठते हैं, स्टैंड बाय रहते हैं, हमें जैसे ही ऑर्डर मिलता है हम स्टार्ट करते हैं, 3 मिनट्स टेक ऑफ एंड गो टू दैट एरिया। लेकिन अगर किसी वजह से वो किसी को नहीं मिलता टेक ऑफ, तो हम कहते हैं यार घंटा एक हो गया, 1.5 घंटा कॉकपिट में बैठे हुए, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो मुझे याद है कि एक यंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट था, उसको कोई ही वॉज एक्साइटेड कि अब मेरी बारी, मैंने जाना है। हर एक की होती है कि शायद जब मैं जाऊं तो उस वक्त किसी का सामना हो एंड आई एम एबल टू शूट हिम डाउन। तो उसको जब 1.5-2 घंटे हुए, उसको कहा इनाम अब आप बाहर आ जाओ, अब आप बैठो किसी और को। ये उसको मेरे 2IC फ्लाइट कमांडर ने कहा, जो मेरा नंबर 2 था।
मैं ऑफिस में बैठा था तो ये दिस बॉय कम्स इन एंग्री मूड, वाह। एक यंग कप्तान फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ही स्टार्टेड ऑलमोस्ट शाउटिंग एट मी। मैंने कहा नाम आर यू ओके सर, क्या मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं बैठा सर, मैं क्या ओके होल्ड इट, आई सेंड यू बैक आफ्टर। तो ये एक जज्बा आप देखें, अभी वॉर सिचुएशन नहीं थी, अभी था कि हमारा एक बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट होने वाली है। तो ये जो चीजें हैं ये, और पूरी आपने देखा होगा जैसे ही अनाउंस हुआ कि पाकिस्तान ने भी जवाबी धमाके कर दिए, तो क्या सेलिब्रेशन थी पूरे पाकिस्तान में। अभी लेट्स गेट बैक टू अभिनंदन। 24 घंटे इस कौम ने जिस हालत में गुजारे हैं, हमें तो एयरफोर्स में पता था ना यार कि वो स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं, वो बॉर्डर से 10 मील अंदर भी रह के मारे तो हमारे अंदर आके गिरेगा। और फिर सबको पता था वहां पे दरख्त और 2-4 कौवे शहीद हुए हैं। बट आप देखें, इवन आई एज एन एयरफोर्स पर्सन, रिटायर्ड एयरफोर्स पर्सन, आई वाज फीलिंग बैड कि मैं लोगों को कैसे समझाऊं यार इट्स ओके, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। लेकिन जब 9:15-18 थे, जैसे ही खबर चली कि पाकिस्तान ने इंडिया के 2 जहाज मार के रहे, क्या सिर्फ एयरफोर्स का मोराल ऊपर हुआ? होल नेशन वाज जुबिलेंट। बिल्कुल ऐसा। सो इट्स अ कौमी फरीजा होता है अपने बिल्कुल जज्बे को ऐसा। बहाल मैं सर विद योर परमिशन जी, जी, ऐड please। करना चाहूंगा, ये अभिनंदन जो सिंड्रोम है ना, ये 13 सितंबर 1965 जब हमारी एयरफोर्स ने ऑलमोस्ट उनकी एयरफोर्स को बिल्कुल ऑलमोस्ट एनालेट कर दिया था, तो ऑल इंडिया रेडियो पे खबर चली कि हमने पाकिस्तान एयरफोर्स के इस जंग के अंदर 430 जहाज गिरा दिए, और हमारे 200 से ज्यादा सर एयरक्राफ्ट कोई 280 280 जहाज थे और 430 वो गिरा चुके थे। तो ये अभिनंदन जो सिंड्रोम या फिनोमेना है, दिस इज पार्ट ऑफ सही सही। यानी ये इस तरह की झूठ पर मबनी खबरें माजी में भी इसी तरह से शामिल रही। मैं सर आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा कि ये तो हमने दौरे जदीद की बात कर ली जब कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत है। 1965 में जब कम्युनिकेशन सिस्टम इस कदर मजबूत नहीं था, उस वक्त भी आप यानी पाक फिजाइया इतनी ही अवेयर है। आज कम्युनिकेशन सिस्टम उतना ही मजबूत है और उतनी ही अवेयर है। तो ये जो कम्युनिकेशन बैरियर है, दौरे हाजिर में इसको किस तरह से ओवरकम किया गया और उस वक्त इस सारी सिचुएशन को किस तरह से देखा गया? देखिए, टाइम के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ, एक तो एयरफोर्स को बेसिकली कहते हैं कि ये एक नई टेक्नोलॉजी थी कि एक मशीन हवा में उड़ने लग गई। सो एयरफोर्स हमेशा से टेक्नोलॉजी इंटेंसिव रही है एक सर्विस। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, ये अभी जहाज को हवा में उड़ाना है, तो इसके लिए तो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी चाहिए थी, कैसे वही चीज आज तक इसकी चलती आ रही है। एक वक्त के साथ साथ तमाम फोर्सेस की जो फाइटिंग पैराडाइम है वो चेंज होती रहती है, कॉन्सेप्ट चेंज होते रहते हैं। 65 वॉर में इट वाज MM आलम के 2 जहाज और इंडिया के 5 जहाज, और उसके बाद बहुत सारे जो वो टाकरे होते थे जिसको डॉग फाइट कहते हैं, कोई अच्छा लफ्ज नहीं लेकिन कहते हैं डॉग फाइट। उसमें इट्स यूज्ड टू बी एयरक्राफ्ट वर्सेस एयरक्राफ्ट। अब जब हम अभिनंदन के ऊपर आए हैं इस वाले केस में, तो इट्स अ पैकेज वर्सेस अ पैकेज। ठीक। अब टेक्नोलॉजी की आपने बात की, कौन सा आपने टेक्नोलॉजी की बात की, अब 1-to-1 से उसमें देखें रेडियो आपका खत्म भी हो जाता था कि आपके अपनी गन्स के साथ आपने अपनी गन को उसके ऊपर लाके फायर करना, उसको गिराना होता था। अब इट्स अ पैकेज, इसमें जैमर्स हैं। अभी जो अभिनंदन वाला जो एपिसोड हुआ उसमें सिर्फ ये नहीं था कि इधर से हसन और वो थे, उधर से अभिनंदन और दूसरे लोग थे। There were about 30-40 aircraft flying on their side and about 20 were flying on our side. तो उस पैकेज में से आपने दैट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पायलट ने ढूंढनी है कि ये 1 सेकंड या आधा सेकंड मुझे मिला है, एंड दिस इज द टाइम टू पुट मिस्टर अभिनंदन डाउन, ईदर ही इज डाउन और यू डाउन। तो देयर इज, वो कहते हैं कि एयरफोर्स की फाइट में देयर इज अ विनर, नो सेकंड पोजीशन। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत बात सर। इसी तरीके से मुल्क की हालिया सूरत हाल की टेक्नोलॉजी की बात होगी। पाकिस्तान नेवी का तस्करा जहां पर होता है, हमने आगाज में तमहीद भी इसी चीज़ की बांधी पाकिस्तान नेवी की कि पाक फिजाइया का भी तस्करा होता है, पाक फौज का। तो पाक नेवी, क्योंकि दौरे हाजिर की भी बात हो गई, हमने जदीद टेक्नोलॉजी की भी बात कर ली, तो पाक नेवी उस दौर में इस कदर अवेयर थी जिस वक्त आप बता रहे हैं कि दुश्मन अददी तादाद में चूंकि हमसे ज़्यादा था, तो शायद उसे ये कहीं ना कहीं ज़ौम था कि हम इन पर ओवरकम कर लेंगे। आज पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स इस मकाम पर है, पाकिस्तान नेवी इन सारी सिचुएशंस को और इन मुश्किल हालात में किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाए हुए, और मजीद ये
कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट कर दिया गया एयरफोर्स को, इसी तरह टेक्नोलॉजी रिलेट की जा रही होगी या की जा चुकी होगी पाकिस्तान नेवी के मुतालिक। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है? जी, आई थिंक आई शुड स्टार्ट फ्रॉम पोस्ट 1965, जहाँ पे मैंने अपनी आगाज़ में रोका था। तो 1965 के काफ़ी लेसन्स थे जो कि पाकिस्तान नेवी ने लर्न किए आफ्टर देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ द वॉर, और उसके बाद एक रोड मैप बनाया गया जिसमें नेवी की टेक्नोलॉजी वाइज, प्लेटफॉर्म वाइज प्लान्स बनाए गए कि क्या वो नई चीज़ें हैं जो कि हमें एक्वायर करनी चाहिए। बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया जो है वो हमसे 5 गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है, और जो आपने फिगर्स की बात की, ऑड्स की बात की, दीज आर प्रॉब्ली गोइंग टू रिमेन द सेम थ्रू आउट। ठीक है, तो हमें जिस चीज़ के अंदर अपना लेवरेज करना है, जहाँ पे एडवांटेज लेना है, दैट इज़ टू बी मोर एडवांस इन टेक्नोलॉजी। ठीक, तो पाकिस्तान नेवी ने अपनी आर्म्स को इंक्रीज़ किया, जिसमें कि उसने अपनी नेवल एविएशन को इंडक्ट किया, साथ साथ अपनी सबमरीन फोर्स को ग्रो किया। जैसे कि 1965 में हमारे पास सिर्फ एक सबमरीन थी, गाजी, और उसके बाद से सिलसिला चला, और आज हम चाइना से नई सबमरीन्स ले रहे हैं जो कि आनी है। इसी तरह शिप्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट, हमारे पास फ्रिगेट्स थे, क्रूजर्स थे बैक देन, हमने उनको अपग्रेड किया, डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर आए, और इसी तरह ही हमने अपनी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप को जो है ज़्यादा बेहतर किया। SSG जैसे आर्मी और एयरफोर्स की भी अपनी SSG है। इसी तरह समंदर के अंदर ऑपरेट करने के लिए तो हमने ये सारी चीज़ें एक्वायर कर ली, इनको डेवलप किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि 1965 वॉर में भी एक्टिव रहा, विच इज़ द रन ऑफ कच्छ एरिया, जो हमारा सदर्न मोस्ट बॉर्डर इंडिया के साथ। वहाँ पे सारा मार्शी एरिया है जिस पे नेवी के मरीन्स डिप्लॉयड हैं, और वो ऐसा एरिया कि वहाँ पे दलदल है और वहाँ पे शैलो वाटर पैचेस हैं कि जिसमें एक आप आम सोल्जर का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, और उस एरिया के अंदर ऑपरेट करने के लिए आपको स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होता है। इसके लिए नेवी ने स्पेशल इक्विपमेंट की फॉर्म में होवरक्राफ्ट्स लिए हैं, जो कि आपने अगर देखे हों। होवरक्राफ्ट एक सॉर्ट ऑफ स्मॉल, आप कह लें, बोट की तरह चीज़ होता है जो कि लैंड पे भी चल सकता है और पानी पे भी चल सकता है। इट इज़ एम्फीबियस इन नेचर। ठीक ठीक, तो वो हमने टेक्नोलॉजिकली एक नया वहाँ पे प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कराया और अपने मरीन्स को ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। प्लस दे हैव एयर डिफेंस एलिमेंट एज वेल, बिकॉज बॉर्डर बिल्कुल अक्रॉस जो है वो दुश्मन बैठा हुआ है, और उनके 3 एयर बेसिस, भुज, नालिया, अंजाम नगर, बहुत करीब हैं, जहाँ से कि रिस्पॉन्स टाइम हमारे लिए बहुत कम है अगर वो आते हैं। तो ये एयरफोर्स के साथ मिल के हम वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। अच्छा, जहाँ पे जिस तरह सर ने बताया, एयरफोर्स जो है वो टेक्नोलॉजिकली दे हैव टू बी एट देयर एज हर वक्त। नेवी का भी कुछ इसी किस्म का सिलसिला है, क्योंकि पानी के ऊपर आप देखें तो जो डिस्टेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आर्मी जो है वो अगर किलोमीटर्स के अंदर बात करती है, तो नेवी जो है ना वो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स के अंदर बात करती है। ठीक है, तो लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन इज द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर नेवल ऑपरेशंस आउट एट सी। सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन आपके पास, सर ने बात की पैकेजेस की कि पैकेजेस ऑपरेट कर रहे हैं आजकल। इसी तरह हमारे पास भी इक्विपमेंट होता है जिसको प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिनको हम फोर्स मल्टीप्लायर्स कहते हैं। फोर्स मल्टीप्लायर्स का मकसद ये होता है कि आपकी फोर्स की जो कह लें कैपेबिलिटी है उसको वो इन्हेंस करता है। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ ऑपरेटिंग टुगेदर, जॉइंटनेस के अंदर। तो नेवी ने इस तरह अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया है, सैटेलाइट बेस्ड उसके अंदर इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस कराया है। फ्रॉम वॉइस वी आर नाउ मूविंग टू डिजिटल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर के आपको बोलना ना पड़े, ताकि दुश्मन की इंटरसेप्शन कम हो, वो आपकी बात ना सुन सके। जितना इंक्रिप्शन उसके अंदर लेके आए हैं, क्रिप्टोग्राफी की इंट्रोडक्शन कराई गई है। तो ये लेटेस्ट सारी टेक्नोलॉजीज हैं, लाइक क्योंकि वॉरफेयर जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड अब इवॉल्व होती जा रही है। अब सिंगुलर आर्म का काम नहीं रह गया, इट हैज मूव टुवर्ड्स जॉइंटनेस। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को मिल के काम करना है, ताकि आप मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम गेन्स कर सकें। बिल्कुल, आपने सर मिल के काम करने की बात की, चूँकि हम अपने प्रोग्राम के भी इख्तितामी मराहिल में हैं। मुल्क की सूरत हाल आपके बिल्कुल सामने है कि जिस तरह से मुल्क में सैलाब का जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इस सारे किरदार में जहाँ तीनों मुसल्लह अफ़वाज मिलकर काम कर रही हैं, वहाँ नेवी की क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या इन मकामात पर भी नेवी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है? जी बिल्कुल। जैसे कि वॉर टाइम के अंदर तो हमने आपको तीनों ने बताया कि किस तरह तीनों ने ऑपरेट किया। इसी तरह पीस टाइम के अंदर एक हमारा रोल होता है जिसको हम HADR कहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ, जिसमें तीनों अफ़वाज अपनी फुल रिसोर्सेज के साथ जो है ना मुल्क के साथ, कौम के साथ खड़े होते हैं। आजकल भी जो फ्लड की सूरत हाल है, इसमें नेवी ने आपका जो जितना सदर्न एरिया है, बलूचिस्तान का भी और सिंध का भी, उसमें नेवी के एविएशन के एलिमेंट्स, जितने सर्च एंड रेस्क्यू के हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, दे आर ऑल डिप्लॉयड।
साथ ही हमारे मरीन्स के जो फोर्सेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जो कच्छ एरिया के अंदर डिप्लॉयड हैं, उनके पास होवरक्राफ्ट्स हैं, बोट्स हैं, और वो तमाम रेस्क्यू इक्विपमेंट उनके पास मौजूद है जो कि इन लोगों को इस वक्त चाहिए। साथ ही जो रिलीफ गुड्स हैं वो कि आके कराची से सक्खर एंड नवाबशाह, ये बड़े मेजर एयर ऑपरेटिंग एरियाज़ हैं जहाँ से कि उनको उठाया जाता है और जाके फिर लोगों को जिधर भी उनको रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो पहुँचाया जाता है। रिसेंटली नेवी ने इवन DI खान में भी अपना ये ऑपरेशन जो है वहाँ तक नॉर्थ में एक्सपैंड कर दिया है, और लोगों को इसी तरह मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी ऑन स्पॉट प्रोवाइड की जा रही हैं। इसमें एक जो प्रॉब्लम चलो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो ये आ रहा है कि लोग जो हैं वो एक्चुअली अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते। अगर आप उस जगह पे जाके देखें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वी गो देयर एंड वी ट्राई टू इवैक्यूएट देम, बट दे नॉट विलिंग टू लीव देयर प्लेस। हालांकि हर तरफ पानी है, उनका हर चीज़ तबाह हो चुकी है, तो दैट इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। अगर एक कॉन्सेंट्रेटेड सेंट्रलाइज जगह के ऊपर आपने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है ना, दैट इज़ अ बिट ईजियर फॉर अस, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, और लोगों के सेंटिमेंट्स को भी हम समझते हैं, तो फिर हम इस चीज़ का ख्याल भी रखते हैं। तो लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा मेडिकल की ज़रूरत है या उसको रिलीफ की ज़रूरत है, इज़ नॉट लिविंग, तो फिर हम उनको वहाँ से इवैक्यूएट करके सेफ जगह पे ले जाते हैं। ठीक। सर, इसी तरह से मेरा आपसे सवाल ये है कि मुल्क की सूरत हाल पर चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं, और जहाँ पर नेवी का किरदार है वहाँ पर फ़िज़ाई और यकीनन आर्मी का भी काम है। मुल्क की सूरत हाल चूँकि अभी भी कुर्बानियों का तसलसल तो हमेशा रहता है, और जंग हो या मुल्क की बका के लिए कुर्बानियों का तसलसल हमेशा रहता है। तो अभी जो मुल्क पर मुश्किल हालात बने हुए हैं, यहाँ पर कोई आप एक मैसेज देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें स्टूडेंट्स को और पूरी कौम को, कि जिसके तहत वो एक जज्बा दोबारा से, चूँकि आपने ये कहा कि जंगें कौमों की होती हैं और कुर्बानियाँ भी कौमें दिया करती हैं, तो इस नाजुक सूरत हाल पे या इस नाजुक मौके पर बतौर कौम हमारा क्या किरदार होना चाहिए? आपने बहुत अच्छी बात की, और जो हमारी यूथ है, अगर मैं एज एन एल्डर जिक्र करूँ कि 2005 के ज़लज़ले में यूथ का क्या किरदार था और आज क्या किरदार था, बदकिस्मती से आज की यूथ को डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया है। सोशल मीडिया है, पॉलिटिकल एम्बिशंस है। 2005 के ज़लज़ले में मैं कौन साहब मैं टर्की से वापस आया था, तो आई वॉलंटियर्ड फॉर रिलीफ ऑपरेशन चकलाला बेस के ऊपर वहाँ से। तो ये आई सॉ दैट मार्गला टावर फॉलिंग, बट वहाँ पे मैंने देखा कि आधे घंटे के बाद जब व्हेन वी रीच देयर, तो यंग लड़के, और वो किसी की पोनी है, किसी ने रिंग पहनी हुई है, बट दे वर ऑल क्या जी, जो भी पैसे मिले, कोई मेडिसिन ले लें, गाड़ियों में बैठे हैं, कश्मीर जा रहे हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। आई सॉ ए पिटीट, पतला सा लड़का, जहां पे मार्गला टावर में से अंदर से कुछ को रेस्क्यू करना था, कोई नहीं घुस सकता था, तो बच्चे अंदर गए उनको निकालने के लिए। ये यूथ को हमने 15 साल में 17 साल में कहां ले गए हैं? आज कोई आपको यूथ के इस तरह के कैंप्स मुझे तो नजर नहीं आ रहे। इदारे कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन, आप एकदम, एक तो लेट, हम कम से कम 1 महीना लेट हैं इन लोगों को बचाने के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे से। तो मैं यूथ से ये कहूंगा, यार पाकिस्तान और सिर्फ कायदे आजम के पाकिस्तान पे फोकस कीजिए। देयर इज नो अदर पाकिस्तान। हैव फेथ। आपका पाकिस्तानी होने की आइडेंटिटी के ऊपर फेथ होगा तो आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं होगी, लोग निकलेंगे अगर कहीं पे तकलीफ किसी और पाकिस्तानी को होगी। बिल्कुल सर, खूबसूरत बात। सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, चूँकि आपके तजर्बे का ख़ास शोबा भी आबो हवा यानी क्लाइमेट चेंज है और क्राइसिस कम्युनिकेशन है, यानी इस मुश्किल सूरत हाल में अवाम के साथ किस तरह से खड़े होना है। तो मुल्क की जो सूरत हाल कठिन हुई है सैलाब की वजह से, इसका आबो हवा से किस तरह से ताल्लुक़ है? मज़ीद ये कि जो कम्युनिकेशन में इतना बड़ा क्राइसिस आया है कि वहाँ के लोगों को शायद ये फील आ रही है, या वहाँ पर ये बात बताई जाती है कि वो शायद पाकिस्तान से अलग हैं, या उन तक पहुँचने में हमने देरी कर दी। क्या वजूहात इसमें आप देखते हैं कि सबसे अहम है जिनकी वजह से हम उन तक बर वक्त रसाई हासिल नहीं कर सके? देखिए, जैसे मैकेनिज्म अभी कमांडर फहद ने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया, और AVM साहब ने जो है ना, वो आई वुड से कि जो करक्स ऑफ द मैटर है उसको बता दिया कि हमारी कोई भी वॉर, कोई भी चैलेंज आप जो है वो 40 ईयर्स से ऊपर के लोगों के साथ नहीं लड़ सकते। यू हैव टू हैव द ब्रैकेट विच इज़ 15 ईयर्स से लेके 40 यंगस्टर्स। तो आपकी जो यूथ है इसको बहुत बहुत डिवाइड हो चुकी हुई है, पोलराइज हो चुकी हुई है, और वो पोलराइजेशन जो है वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। वो क्यों हुई है? क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है कि मैंने अपने आप को नहीं देखना, अपने आप पे कंसंट्रेट नहीं करना, मैंने सामने नज़र आने वाले हर बंदे में से उसके कुछ
उसको एनालाइज करना है क्रिटिकली, और उसमें से उसके कुछ फॉल्ट्स और चीज़ें देख के तो बाकियों को बताना है कि यार इसके अंदर ये खामी है। सो इस तरीके से जब आपकी ट्रेनिंग खुदा न खास्ता इस तरीके से हो रही है, और तो वो बड़ी उन्होंने खूबसूरत बात की कि एक्चुअली जो रेड लाइन है ना वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान हमें अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, और हमने इसको, अगर आप नेमत की कदर करेंगे तो नेमत जो है वो फ्लॉरिश करती है, नेमत की कदर नहीं करें तो नेमत जो है फिर वो, अस्तगफिरुल्लाह मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ज़ाहिर है फिर वो डिटोरिएट होता है सारा सिस्टम। अब देखें जो इस वक्त जो क्लाइमेट की बात है, हमें ये बताया जाता है, मैं ये स्टूडेंट्स को, आपने पूछा था कि स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है, कि जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं तो डीप जाएं उसके। क्लाइमेट जो है वो दरख्त लगाना क्लाइमेट नहीं है। इस्लामाबाद के ट्रेल 3 ट्रेल 5 से कूड़ा उठा लेना, थोड़ा सा ट्रैश, और नीचे आके खुश हो जाना और 3 दिन के लिए उस यूफोरिया में रहना, उस अल्फा वेव में रहना कि मैंने बहुत सारा कूड़ा उठा लिया, इट इज़ नॉट क्लाइमेट। ठीक है, ये क्लाइमेट की मिटिगेशन नहीं है, क्लाइमेट इज़ मच बियॉन्ड। तो उस रिसर्च को, उसको, उस चीज़ को डिटेल से पढ़ें और ये देखें कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या हम कैसे अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं क्लाइमेट। अब ये जो सैलाब आया है और जो ये कैटास्ट्रॉफी जो है, ये इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, इट इज़ बियॉन्ड मैग्नीट्यूड, क्योंकि जो है 20 लाख घरों का गिर जाना, 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोगों का सड़क के ऊपर होना, आपके सारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसका तबाह हो जाना, आपके बलूचिस्तान के अंदर से डैम्स जो हैं वो 30 के करीब डैम्स का टूट जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्दर्न एरिया हर जगह पे। अब अगर आप देखें तो ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ये रिवराइन फ्लड नहीं है, ये दरियाओं से फ्लड नहीं है। ठीक ठीक। ये फ्लड जो है ये एक्चुअली जो है माउंटेन टॉरेंट से, नालों से, और आपका जो गिलॉफ का फिनोमेना है, जो आपके ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ठीक ठीक। ये आज से कोई 2-3 साल पहले डेली टाइम्स में मैंने एक आर्टिकल लिखा और मैंने ये सारी चीज़ें उसमें थोड़ी सी की थी, लेकिन नेचुरली वो मुझे तो उसका कोई रिस्पांस नहीं है। उसके नीचे जो कमेंट्स आते हैं जब वो होता है तो उस पर कोई कमेंट्स भी नहीं थे, क्योंकि ये हमारे टॉपिक ही नहीं है। हमारे टॉपिक्स ही जो है वो, तो हमें अब 21st सेंचुरी में अगर रहना है तो हमारे स्टूडेंट्स को अवेयर रहना पड़ेगा। और वो कैसे अवेयर रहेंगे? आप खाली कोर्स की किताब से अवेयर नहीं रह सकते, आप ओपिनिएटेड बुक्स पढ़ें। इधर लाहौर में तो रीडिंग्स है और बहुत अच्छी शॉप्स हैं जहाँ पे जाके बुक रीडिंग का एक कल्चर आई थिंक डेवलप करना पड़ेगा और चीज़ों को इन डिटेल देखना पड़ेगा। अब जैसे 65 की आप वॉर कर रहे थे, हमारा आज का बेसिक प्रोग्राम तो 65 की वॉर पे है। एवीएम साहब ने बहुत अच्छी बात की है और उन्होंने बताया कि ये एक्चुअली वॉर, हमने बहुत अच्छा अकाउंट उन्होंने एयरफोर्स का दिया। सो इस अकाउंट को उन मिथ्स के साथ, उस नैरेटिविटी के साथ जो बिल्ड करके हमारी यूथ को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जो पाकिस्तान की होप है, जो प्रॉमिस ऑफ पाकिस्तान है, एक्चुअली उसको हिट किया जा रहा है कि पाकिस्तान और ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो यू नो टू क्रिएटिंग अ डाउट। सो ये इसके लिए इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा और इसमें असातिज़ा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और ये सबको मिल के करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर, मैं आपकी इस बात से एग्री करूँगा और मज़ीद मैं चाहूँगा इस पर मज़ीद गुफ्तगू हो सके कि एक बात ये भी की जाती है कि चूँकि पाकिस्तान एक जोहरी मुल्क है, लिहाजा हर चीज़ का शायद जवाब अगर किसी ने जारहाना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की है या पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कहीं साजिश की जा रही है तो शायद पहली स्टेज ही जोहरी हथियारों का इस्तेमाल होना चाहिए। तो मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूँगा कि जोहरी मुल्क होने के साथ साथ क्या अहम तरीन जिम्मेदारियाँ हैं फिर इस पर मैं चाहूँगा कि तीनों मुसल्लह अफवाज का कोई ना कोई कमेंट इस पर ऐड हो सके कि कौन सी ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं जिनको हमने सामने रखना होता है एक जोहरी मुल्क होने के नाते। देखिए, जोहरी मुल्क होने से पहले पाकिस्तान एक मुल्क भी तो है ना। बिल्कुल ऐसे, तो जोहरी तो बाद में है। तो पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट से पहले एक स्टेट है, तो अब उस स्टेट की रिक्वायरमेंट्स पहले जो है ना वो आती हैं और उसको पूरा होना चाहिए। जहाँ तक बात है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं बीइंग अ न्यूक्लियर स्टेट, तो पाकिस्तान जो है एज़ फार एज़ दी न्यूक्लियर सेफ्टी एंड जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द, इसका पाकिस्तान का रिकॉर्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट, रादर दी बेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये मैं नहीं कह रहा, ये IAEA ने भी कहा है, ये इंटरनेशनल जो बहुत सारी रिजीम्स हैं जो कि न्यूक्लियर इशूज़ को देखती हैं उनकी भी यही रीडिंग है एंड दिस इट। क्योंकि इंडियन हमारे जस्ट अक्रॉस इंडिया में देखें तो कोई पिछले 20 सालों के अंदर 4 से 5 दफ़ा जो न्यूक्लियर पिलफरेज हुई हैं, उनका न्यूक्लियर मटेरियल, फिजल मटेरियल जो है वहाँ से हुआ है, उनके साइंटिस्ट जो हैं वो किडनैप हुए हैं, मर्डर हुए हैं, दे वर फाउंड इन इस तरह की चीज़ें जो ब्लैक मार्केटिंग में है, जिसको खैर इसको अगर हम साइड पर रखें और ये देखें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्या है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए न्यूक्लियर स्टेट और एज ए स्टेट वो ये है कि हम
इस 21st सेंचुरी में अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग करें। हम वो सेक्टर्स देखें कि जिनके, पाकिस्तान एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो एग्रेरियन इकोनॉमी है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। तो हमें ये $10 बिलियन पे, $15 बिलियन पे हर साल, हर 6 महीने के बाद ब्लैकमेल होते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसको हमने अपनी जो फिस्कल पॉलिसीज हैं उनके साथ लिंक नहीं किया हुआ। तो वो अब मैं ये, दिस इज अ मैसेज फॉर स्टूडेंट्स कि इस जब आप इकोनॉमी को पढ़ते हैं, जब आप पॉलिटिकल इकोनॉमी को पढ़ते हैं, क्योंकि जब आप मैस कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें उसकी टेरिटरी पार्ट्स हैं, तो आपको फिर इन डेप्थ इन चीज़ों को देखना चाहिए कि ये सारा। और हमारी जो फोर्सेस हैं, जैसे एवीएम साहब ने भी कहा था कि हमारी इस न्यूक्लियर डिटरेंस में और हमारा जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें हमारी नेवी और एयरफोर्स और आर्मी वो पूरी तरीके से इन सिंक है, क्योंकि तभी हमारा डिटरेंस है, जिसको हम ट्रायड कहते हैं, जिसको हम फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। वो अगर हमारी नेवी इसके खुदा न खास्ता अगर उसकी अंदर कैपेबिलिटी ना हो, एयरफोर्स के अंदर ना हो, तो हमारी न्यूक्लियर डिटरेंस से नहीं होती। सो हमारी न्यूक्लियर डिटरेंस इवन पूरा वेस्ट जानता है, हमारा एनिमी जानता है कि इट इज़ वेरी मच कैपेबल एंड इट इज़ इंटैक्ट। सर, इसमें मैं आपका भी कमेंट जानना ज़रूरी चाहूँगा कि इस बारे में, यानी चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं जोहरी मुल्क होने के साथ साथ, जिसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया, तो आप इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? कर्नल साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से बताया। देखिए, न्यूक्लियर पावर होना उसका एक बेयर मिनिमम जो हमारा डिटरेंस है उसको, चूँकि उन्होंने किया तो हमने भी किया। एक डिटरेंस जो है वो कौम के मोराल के लिए भी, अपनी स्ट्रेंथ के लिए भी, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी करना एक चीज़ था। लेकिन मैं एक लेमैन लैंग्वेज में कहूँगा कि बम बनाना आसान है, बम चलाना बड़ा मुश्किल है। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम कर्नल साहब वुड एग्री कि क्या हमने वो बेस लाइन रखनी है व्हेन वी वुड यूज इट। तो मैं ये कहूँगा कि एटम बम से ज़्यादा स्ट्रांग आपकी जो इकोनॉमी है वो आपको स्ट्रेंथ देती है। ठीक ठीक। हमने एक चीज़ बना ली, उससे हमें डिटरेंस मिल गया, उसके हमने डिटरेंस अचीव कर लिया, और तीनों फोर्सेस उसकी कैपेबल है। इनके पास भी कैपेबिलिटी है, इनके पास भी है, फोर्स के पास भी है। नाउ वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन द मेन एटम बॉम्ब, जिसको इक्तसादियात कहते हैं। ट्रू। अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करें, वरना सोवियत यूनियन 5000 न्यूक्लियर वेपन्स के साथ भी इट ब्रोक अप बिकॉज ऑफ द पुअर इकोनॉमी। ठीक 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 सर, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम चूँकि आखिरी मराहिल में है, तो मैं चाहूँगा कि आप तीनों की तरफ से एक ऐसा पैगाम, एक ऐसा मैसेज यूसीपी टीवी के इस प्लेटफॉर्म से आवाम तक और स्टूडेंट्स तक स्पेशली पहुंच सके। सबसे पहले सर फहद मलिक साहब। थैंक यू जी। मैं तो एक सिंपल सा मैसेज यही देना चाहूँगा कि जैसे कि दोनों मेरे सीनियर्स ने बात की यूथ के बारे में, कि 15 इयर्स के अंदर यूथ जो है वो पोलराइज हो गई है, एंड फ्रॉम हैविंग सच पेट्रियटिक अप्रोच वो आज बिल्कुल ही पॉलिटिकल पोलराइजेशन की तरफ चले गए हैं। तो देखें, पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ बिल्कुल ऐसे। ठीक, ये बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल मेरा मैसेज है। और इसी से ही आपको अपनी प्रायोरिटीज़ का ज़िंदगी में अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपने जो कुछ करना है इस मुल्क के लिए करना है। हर वक्त हम यही सवाल करते रहते हैं कि मुल्क ने हमें क्या दिया, प्लीज़ थोड़ा सा ये सोचें कि आपने इस मुल्क को क्या दिया। खूबसूरत बात, खूबसूरत बात। सर साजिद हबीब जी, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और मैं फिर, आई एम अ वेरी हार्ड कोर कायद-ए-आज़म फैन, और मेरे नज़दीक कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान के अलावा और कोई पाकिस्तान का नजरिया नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स मैं यूथ से कहूँगा, कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान कहता था कि जहाँ पे मुसलमान आज़ादी के साथ अपने अकायद के हिसाब से ज़िंदगी गुजार सकें और तमाम माइनॉरिटी को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो अपने अपने एतक़ाद के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का, और जहाँ पे इन मैटर्स ऑफ स्टेट मेरिट चले, ना फ़िरका ना फ़िका ना कुछ और। खूबसूरत। तो बी पाकिस्तानी एंड कायद-ए-आज़म पाकिस्तानी। थैंक यू सो मच। सर आबिद साहब। जी, देखिए, मैं यहाँ पे एक सिल्वर लाइनिंग भी है, क्योंकि जैसे अभी सर ने भी कहा, फाद ने भी कहा कि हमारी जो यूथ है वो पोलराइज और थोड़ी सी डिसओरिएंट होगी। उसकी वजह, इसमें एक सिल्वर लाइनिंग और एक बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी यूथ के अंदर कि वो दे आर नॉट हिपोक्रेट, इसीलिए वो सवालों की तलाश में हैं। वो सवाल पूछते हैं, वो सवाल करते हैं, लेकिन सवाल का कोई सही जवाब देने वाला नहीं है, ना उस्ताद माजरत के साथ, ना वालदैन, ना कोई लीडर। तो अभी उनको वो और कंफ्यूज होते जा रहे हैं। फिर वो क्योंकि कोई सवालों के सही जवाब नहीं है तो वो बीच में से
चीज़ें ढूंढते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि आप किसी को कहें कि यार स्टोर में जाओ और वहाँ तुम्हें कोई डब्बा मिले तो उठा के ले आओ, तो हर बंदे ने अपनी मर्जी का डब्बा वहाँ से स्टोर से उठा लिया है और वो उठा के ले आया और उसको बजा रहा है। सो ये एक यूथ की बड़ी स्ट्रेंथ है कि दे आर नॉट हिपोक्रेट। अब ये हमारा काम है जो इस जनरेशन का, कि उनको वो जैसे वीएम साहब ने कहा कि उनको दोबारा से ख्वाब देने हैं। दे शुड बी टोल्ड टू ड्रीम, दे शुड बी ड्रीमर। वो दोबारा से देखें जो प्रॉमिस ऑफ पाकिस्तान है। देखें पाकिस्तान बना था स्टेबिलिटी के लिए। अगर हमने इकोनॉमिक, जैसे अभी वीएम साहब ने भी कहा कि अगर हमने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की तरफ, इकोनॉमिक जर्नी पे नहीं जाना तो वो पाकिस्तान बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने इसलिए पाकिस्तान, स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस ये थी कि हम स्टेबिलिटी के साथ पीस में रह सकें। वी कैनॉट लिव विद यू इन दैट एरिया और इन दैट रीजन, क्योंकि हमने अलग होके ही हम रह सकते हैं। तुम भी आराम से रहो, हम भी रहें। वो अलग बात है कि फिर हमें इन्फोर्स कर दिया गया कि हम वो नहीं रह सके, बट इवन देन ये हमारा एम होना चाहिए। और जो यूथ है उसके लिए मैसेज ये है कि दे शुड कीप ड्रीमिंग, क्योंकि जो पाकिस्तान का प्रॉमिस है, जो कायद-ए-आज़म के मैसेज हैं, जिस तरह से कंट्री बनाया, बजाते खुद एक मुआज़ा है कि जिसको कोई नहीं बनाना चाहता था, कोई बनने नहीं देना चाहता था, और एक लीडर ने, वो लीडर ने क्यों बनाया? मैंने किसी से एक दफ़ा लीडर की डेफिनेशन पूछी, साहबजादा याकूब अहमद खान से। जो साहबजादा याकूब खान पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है, बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते थे एंड बहुत ही पॉलीमैथ और बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत एक पढ़े लिखे आदमी थे और रियली एक लीडर थे, आई वुड से। मैं उनसे बड़ा इंप्रेस था बचपन में ही, तो अक्सर मैं उनसे मिलने के लिए गया। वन आई वाज अ स्कूल स्टूडेंट, बड़ी कहलवा क्लू के, उस वक्त तो फॉरेन मिनिस्टर थे। तो बातों बातों में उनसे पूछा, तो वो मैंने वैसे उनसे सवाल किया कि लीडर क्या होता है, तो वो 1 मिनट के लिए चुप कर गए और उन्होंने मुझे कहा कि लीडर वो होता है जो कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि लीडर कैसा होता है। उन्होंने कायद-ए-आज़म का नाम लिया, कैरेक्टर विद एन आइडिया। इसको अगर आप कंबाइन कर दें तो एक धमाका होता है और एक लीडर बन जाता है। सो कैरेक्टर एंड आइडियाज, एंड आइडिया कैन जर्मिनेट फ्रॉम द होप। और स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है कि वो अपना कैरेक्टर बिल्ड करें, अपने आप को देखें, अपने पे कंसंट्रेट करें, लीडर्स को छोड़ दें, दूसरों के ऊपर ये देखना कि कौन क्या कर रहा है, क्या आपने अपने आप को ठीक करना है। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी अदर पर्सन, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ। पेरेंट्स की इज्जत करें, क्योंकि जब दिस इज द ओनली रास्ता, उस असातिज़ा की इज्जत करें, यहाँ से आपको जो है वो अल्लाह ताला जो है वो कामयाबी देगा। बिल्कुल सर, खूबसूरत बात। नाज़रीन, ज़रूरत भी इस अम्र की है कि इस वक्त पाकिस्तानी बनकर और एक कौम बनकर सोचा जाए और एक कौम बनकर जो है वो अपने कदम बढ़ाए जाए। और तीनों मुसल्लह अफवाज के साथ जिस तरह से आज हमने बात की और यूथ पर हमने बात की कि यूथ किस तरह से अपना कलीदी किरदार अदा कर सकती है, यही पाकिस्तान की असल असास है। यूथ ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है और इनकी सोच ही पाकिस्तान की बका की जामिन है। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। सर फहद मलिक, सर साजिद हबीब और सर आबिद, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वासिफ साहब के इस शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि कट जाएंगे अय्याम मेरी तशना लबी के, मैं खाना सलामत रहे बरसात भी होगी। अपने मेज़बान सैयद इब्रार अबुल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।